जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी का। और एसएससी के एग्जाम में टोटल आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कहूंगा आपको, अगर आपको एसएससी में एक सीट पक्की करना है और आपको वर्दी लेना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे वीवीआई प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आपका अभी तक एसएससी का तैयारी नहीं हुआ है या पहली बार एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। और वर्दी के लिए एक मोटिवेशन शायरी है जो कि आपको सुनना ही पड़ेगा, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है। ऐ वर्दी तू मुझे मिल तो सही एक बार, ऐ वर्दी तू मुझे मिल तो सही एक बार, तेरा कर्जा हम शहीद होकर चुकाएंगे। ठीक है ना। तो इस बार वर्दी कैसे भी करके ले लेना है। 23 फरवरी से आपका एग्जाम एसएससी का स्टार्ट है। तो इसमें जितने भी प्रश्न बताएंगे वो सीधे सिलेक्टेड एवं आपके एग्जाम में आने वाला हूबहू ऐसा ही प्रश्न आएगा। ठीक है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है और एलसीएम 1080 है। दो संख्याओं का मस्सा 18 और लसा 1080 है। यदि उसमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो याद रखिएगा, दो संख्याओं का मस्सा 18 और लसा 1080 है। जब भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में मिले जिसमें लसा और मसा दिया रहे और एक संख्या दिया रहे तो दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एल गुना बी बराबर एलसीएम गुना क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये आपका सूत्र होता है, ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र की मदद से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ए का मान होता है पहली संख्या, तो एक संख्या आपका 180 दिया है, मतलब ए का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और बी मतलब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या तो ज्ञात करना है। देख लीजिए यहाँ पर, तो ए की जगह हम लोग 180 दे दिए, बी निकालना है तो बी को हम लोग सेम छोड़ देंगे बराबर। एलसीएम आपका दिया हुआ है 1080। एलसीएम आपका कितना दिया हुआ है, 1080 दिया हुआ है। और गुना एचसीएफ आपका कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। यहां तक आपका हो जाएगा। अब 18 से 180 आप काटिए, कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। बिल्कुल क्लियर है। अब एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, बराबर में आप सामने सामने काट सकते हैं। ठीक है ना। तो बी बराबर सिर्फ हमारा 108 बचा। तो बी बराबर आंसर हमारा कितना आ गया, 108 आ गया। यानी दूसरी संख्या कितना आ गया, 108 हो गया। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब भी जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दिया रहे तो आप इस सूत्र को देख लीजिएगा, ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ए का मतलब होता है पहली संख्या, बी का मतलब होता है दूसरी संख्या, बाद में एलसीएम एचसीएफ है। आप समझ रहे हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि सीधे आपके एसएससी के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ये वाला तो और भी काफी वायरल सवाल है। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है आपका कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर, 20% लाभ पर बेचने पर 120 का लाभ होता है तो क्रयमूल क्या होगा। क्रयमूल क्या होगा, तो क्रयमूल बराबर डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला की बात करें या इसको शॉर्ट ट्रिक में हम बनाना चाहें तो जैसे में देख लीजिए कैसे बनता है। जैसे में एक आपका लाभ प्रतिशत बराबर आप फॉर्मूला जान रहे होंगे। लाभ प्रतिशत बराबर एक फॉर्मूला होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल। शॉर्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल। और आपके एसएससी के एग्जाम में लाभ और हानि से एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा में क्या हो जाएगा, क्रयमूल। तो लाभ प्रतिशत आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 दिया है 20। सॉरी, लाभ प्रतिशत आपका कितना दिया हो, 20 दिया है, बराबर लाभ आपका कितना हो गया, 120 हो गया, गुना 100 हो जाएगा। बाद में आपका क्रयमूल पूछ रहा है तो बट्टा में हम लोग क्या लिख देंगे, क्रयमूल। समझ रहे हैं। ये फॉर्मूला आपका लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल। तो लाभ प्रतिशत आपका दिया हुआ है 20, तो 20 लिख दिए बराबर लाभ आपका 120 गुना 100 बटा में क्रयमूल निकालना है तो क्रयमूल को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए, 120 मतलब 20 से 120 कितना बार में कटेगा, 6 बार में। और इधर 100 है, ये नहीं 0 है। ठीक है ना। 100 है तो 6 गुना 100 होगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। और क्रयमूल कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। क्रयमूल आपका कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी इस प्रकार से प्रश्न मिले क्रयमूल विक्रयमूल निकालना रहे जिसमें लाभ और लाभ प्रतिशत दिया रहे तो आपको लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला को बैठा लेना है। ठीक है। आगे चलिए। अब इसके बाद हम लोग जीके के प्रश्न को देख लेते हैं। लास्ट में जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग मैथ के कुछ प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है ना। आगे आइए।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास किया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एकदम करंट अफेयर से वीवीआई सवाल है जो कि एसएससी के एग्जाम में आ सकता है, जो कि आपकी एक सीट पक्की कर सकता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ युद्धाभ्यास किया है? सैन्य अभ्यास किया है, ठीक है ना? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह अमेरिका के साथ किया है। किस देश के साथ किया है? अमेरिका के साथ किया है। यह किस देश के साथ किया है? अमेरिका के साथ किया है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास किया है? तो यह आपका अमेरिका के साथ किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऐसा ही आपके करंट अफेयर्स में ही एग्जाम देखने को मतलब प्रश्न देखने को मिलता है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपके एग्जाम में 20 जीके जीएस मिलाकर पूछा जाता है। जीके जीएस मिलाकर कितना प्रश्न पूछा जाता है? 20 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना? जिसमें से करंट अफेयर्स लगभग 5-6 प्रश्न रहते हैं, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है? अगला नंबर सवाल है, 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, छप सकता है, एकदम वायरल सवाल है। सवाल कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य किससे संबंधित है? पीएम विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे? एकदम वायरल सवाल है कि जो पीएम के द्वारा एक विश्वकर्मा योजना लागू किया गया है, उसका उद्देश्य किससे संबंधित है? तो पारंपरिक कारीगरों का कौशल विकास है, ठीक है? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? काफी इंपोर्टेंट है। चलिए, 3 नंबर आपका सवाल है जो कि जी20 से आपके सवाल में प्रश्न पूछे जाते हैं। जी20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? जो भारत में 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका थीम क्या था? तो वन वर्ल्ड वन फ्यूचर, इसका अर्थ क्या था? सॉरी, क्या था इसका फ्यूचर? अच्छे से याद कर लेंगे हम लोग। वन अर्थ वन फैमिली वन, मतलब एक ही हमारी धरती माता है, एक ही हमारी धरती माता है, हमारा परिवार ही हमारा क्या मतलब धरती ही हमारा क्या है? परिवार है। इसका थीम वही था, ठीक है? वन अर्थ वन फैमिली वन, ठीक है? ये इसका अर्थ था, याद रखिएगा। या इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। आप जब जी20 हो रहा होगा, आप कहीं पर भी जी20 का लोगो देखे होंगे, जी20, तो उसके नीचे आपका वसुधैव कुटुंबकम, मतलब उससे पता चल रहा था कि पूरी धरती ही हमारी क्या है? फैमिली है, हमारी माता है, ठीक है? ये उसका उद्देश्य था, ठीक है? और ये कहाँ में हुआ था? तो ये आपका भारत में हुआ था। ये आपका कहाँ में हुआ था? भारत में हुआ था। और भारत के किस राज्य में कह सकते, राज्य तो नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में, तो भारत के कहाँ में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। भारत के किस सिटी में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ में हुआ था? दिल्ली में हुआ था, ठीक है? याद रखिएगा। जी20 शिखर सम्मेलन कब हुआ था भारत में? तो 2023 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। इसका थीम क्या था? तो वन अर्थ वन फैमिली वन, जिसको हिंदी में कभी कभी दे देता है वसुधैव कुटुंबकम। अगर आपके एग्जाम में वसुधैव कुटुंबकम दे, तो वसुधैव कुटुंबकम को सही करना है आपको, ठीक है? आगे चलिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य एल1, इधर फिलहाल में 2024 में शायद लॉन्च किया गया था। हाल ही में आदित्य एल1 मिशन किसका अध्ययन करेगा? हाल ही में जो लॉन्च किया गया आदित्य एल1 मिशन है, वह किसका अध्ययन करेगा? ऐसा प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यह सूझ के लिए हो जाएगा। यह किसके लिए हो जाएगा? आदित्य एल1 किसके मिशन के लिए छोड़ा गया है? सूझ के लिए। और चंद्रयान 3 आपका चंद्रमा के अध्ययन के लिए छोड़ा गया है, ठीक है? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो सभी को पता है 2023 ईस्वी में। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है चंद्रयान 1, ये तो 3 है ना, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 2023 ईस्वी में। चंद्रयान 1 सबसे पहले चंद्रमा पर कब भेजा गया था? ये आपका सवाल है। और चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, ठीक है? तो चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 ईस्वी में। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? 2008 ईस्वी में। आपको याद रखना है, एकदम पॉपुलर सवाल है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है? आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। और इसमें 20 जीके जीएस फिर 20 हिंदी के सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो पहले जीके में से 20 में से कम आप 15 का टारगेट रखिए, ठीक है? अगर 15 का टारगेट रखते हैं साथियों, तो आपकी एग्जाम में मतलब 17-18 प्रश्न सही करके आओगे। तो हम आपसे लास्ट में पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया, और सारे प्रश्न का जवाब है आप लोग कमेंट में देते चलेंगे, ठीक है? अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? पीएम सूर्या पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह सोलर एनर्जी से संबंधित है। एक समय हुआ था ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था कि मतलब
भारत के जितने भी गांव हैं पूरे गांव में सोलर एनर्जी पहुंचेगा, यानी सोलर से ही बिजली अब उत्पन्न नहीं होगा, अब सोलर से ही आपको सारा काम चलाना पड़ेगा, यानी सोलर एनर्जी से ये संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित हुआ? एकदम पॉपुलर सवाल है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित हुआ है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये आपका गुजरात में हुआ है। ये आपका कहां में हुआ है? गुजरात में हुआ है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित हुआ है? तो यह आपका गुजरात में हुआ है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की श्रेणी क्या रही? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की श्रेणी क्या रही? तो याद रखिएगा, सीरीज रही। क्या रही? सीरीज रही, मतलब सीरीज रही। ठीक है ना, एक मॉडरेट होता है, एक लो होता है, लेकिन इसमें समान रही। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की श्रेणी क्या रही? समान रही। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है। हाल ही में भारत रत्न हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ठीक है, मतलब हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर, मतलब भारत रत्न से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर वो किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो कर्पूरी ठाकुर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनको मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जब इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? ऑपरेशन अजय का संबंध किससे? एकदम वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय, जैसे में दूसरे देश में कोई भारत का व्यक्ति फंस गया तो उसको भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए ये आपका ऑपरेशन अजय चलाया जाता है और चलाया गया था पिछले वर्ष। ठीक है, भारतीय नागरिकों की निकासी से ऑपरेशन अजय संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए। आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहरों में चली है? भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच चली है? तो याद रखिएगा, भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है यह मुंबई से अहमदा के बाद चला है। ये कहां से कहां तक चला है? मुंबई से अहमदा के बीच चला है। यह किसके बीच चला है? तो यह मुंबई और अहमदा के बीच चला है। अगर आपकी एग्जाम में पूछे कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, तो याद रखिएगा, भारत की जो पहली ट्रेन चली थी वह चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। भारत की पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चली थी। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। लगभग कितना किलोमीटर? लगभग 53 किलोमीटर चला था। ठीक है, एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाला सवाल है। आगे चलिए। 11 नंबर आपका सवाल है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ये मतलब बार बार डाटा लीक हो जाता था, उसके लिए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। यह किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा, ये आपका 2023 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, ये मतलब लागू किया गया था। और ये आपकी एग्जाम में पूछने का ज्यादा चांस है क्योंकि आपको 2023 ईस्वी में हुआ है, तो यह ये 26 वाला एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको एसएससी जीडी का वायरल क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास आपको डेली इसी चैनल पर मिलेगा। जब तक आपका 23 फरवरी का एग्जाम नहीं हो जाता, डेली आपको एसएससी जीडी का क्लास इस चैनल पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे चलिए। और साथ ही आपको आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए ये आपका व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के क्या फायदे हैं? अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्लास का पता चलेगा। जो भी पीडीएफ ये सब डाला जाता है वो आपका ग्रुप में ही डाला जाता है। तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर SCGD लिखकर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर SCGD लिखकर मैसेज करना है, फिर मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। हाल ही में चर्चा रहा हाल ही में चर्चा में रहा रेड सी सीरीज मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में चर्चा रहा रेड सी सीरीज
मुक्तक किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। यह मुक्तक किससे जुड़ा है? कोई बच्चे बता सकते हैं? तो यह मुक्तक समुद्री व्यापार बाधा से जुड़ा हुआ है कि समुद्री व्यापार में क्या क्या बाधा आता है, वह उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। 13 नंबर आपका प्रश्न है कि इक्सरीज मिलन किससे संबंधित है? इक्सरीज मिलन किससे संबंधित है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग जवाब दीजिएगा इसका। तो यह आपका नौसेना से संबंधित है। यह आपका किससे संबंधित है? नौसेना से संबंधित है। अगला नंबर सवाल है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस मद से आता है? ठीक है ना, किस, एक तरफ से कहते हैं किस, जैसे में हम मतलब आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस मद से आता है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका आता है रेमिटेंस के द्वारा आता है। भारत मतलब विदेशी जो मुद्रा आता है भारत में सबसे अधिक, वो किस एक होता है ना प्रोसेस, किस प्रोसेस से आता है? तो रेमिटेंस से आता है। किससे आता है? रेमिटेंस से आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, 15 नंबर आपका सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे? वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे? एकदम पॉपुलर सवाल है। वन नेशन वन इलेक्शन का संबंध किससे है? तो यह आपका चुनाव सुधार से। किससे है? चुनाव सुधार से है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, 16 नंबर, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी पॉपुलर सवाल है। आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टेपा व्यापार समझौता किया? हाल ही ने भारत ने किस देश के साथ टेपा व्यापार समझौता किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टेपा व्यापार का समझौता किया है? याद रखिएगा, ये किया है इफ्टा देश के साथ। इफ्टा में बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, ई से आपका इंग्लैंड हो गया, एफ से फ्रांस, टी से ऐसे करके इफ्टा के अंतर्गत 4-5 देश आते हैं। ठीक है, तो वह उसके साथ व्यापार का समझौता किया है। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? मतलब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य कौन सा वर्ष होने वाला है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य कौन सा वर्ष होने वाला है? तो 2030 ईस्वी में लागू किया, बोला गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जितना भी जो भी ऊर्जा उत्पन्न किया जाएगा वो हाइड्रोजन गैस से किया जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है, 18 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ है? भारत में पहला एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट किस शहर में शुरू हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा ये आपका बेंगलुरु में शुरू हुआ है। ये आपका किस शहर में शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। 19 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है? ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यह आपका करता है रिपोर्टर विथआउट बॉर्डर। कौन करता है? रिपोर्टर विथआउट बॉर्डर। ठीक है, आगे चलिए। 20 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा रहा डार्क पैटर्न, डार्क पैटर्न शब्द किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा रहा डार्क पैटर्न शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कि डार्क पैटर्न जो होता है वह ऑनलाइन धोखाधड़ी में किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन यूजर को धोखा देने वाली एक डिजाइन है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्न को देखेंगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो मैं कहूंगा आपको कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और आप लोग जीके में अपना स्कोर बताइए। जीके में से आप लोग का कितना स्कोर हुआ कमेंट में बताइए, फटाफट बताइए। अब हम लोग हिंदी के कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने का संभावना है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है आपका, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? तो अवर्णनीय अवर्णनीय होगा। क्या हो जाएगा? अवर्णनीय हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कहा ना जा सके उसके लिए सही शब्द में क्या हो जाएगा? अवर्णनीय हो जाएगा। जो कहा ना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अवर्णनीय हो जाएगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। हिंदी में सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलता है। 2 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि उपकार शब्द का विलोम क्या है? उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है कि उपकार शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? अपकार होता है। उपकार शब्द का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उपकार शब्द का उल्टा क्या होता है? उपकार का अपकार होता है। क्या होता है? अपकार होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर आपका सवाल है कि नीर शब्द का पर्यायवाची नहीं, इसमें कौन सा नीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा, जैसे में नीर का जल हो जाएगा। नीर को हम लोग जल भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं, वारी भी बोलते हैं, लेकिन पवन हम लोग नहीं बोलते हैं। तो नीर शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? पवन नहीं होगा। अगला नंबर सवाल है, 4 नंबर आपका सवाल है कि जो कभी न मरे, जो कभी न मरे, जो कभी न मरे उसके लिए सही
शब्द क्या है? जो कभी न मरे उसको हम लोग अमर बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमर बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। कठिन परिश्रम करना के लिए सही मुहावरा क्या है? कठिन परिश्रम करने के लिए सही मुहावरा का अर्थ क्या है? कठिन परिश्रम करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। मतलब कठिन परिश्रम करना मतलब है एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना। और अभी भी आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि 23 फरवरी से आपका क्या है? एग्जाम स्टार्ट है। तो आप लोग भी कड़ी मेहनत कीजिए और एग्जाम में मतलब अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए और रिजल्ट लाइए। कठिन परिश्रम करने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? एड़ी चोटी एक करना। और अभी तक आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टेलीग्राम पर जाइए, उम्मा जी के ट्रिक सर्च कीजिए, उधर मेरा टेलीग्राम आ जाएगा, उसको क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, लोहे के चने चबाने का अर्थ क्या है? कठिन काज करना। क्या करना? कठिन काज करना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन काम करना। कठिन काम करना। अगला नंबर सवाल है, 7 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का सही अर्थ क्या होता है? अतिथि देवो भव का सही अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, अतिथि देवो भव का अर्थ क्या होता है? अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि देवो भव मतलब अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि का समान करना है। जैसे में यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है कि अतिथि देवता के समान होता है, यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हम लोग करेंगे सही? अतिथि का समान करना, ये वाला हम लोग ऑप्शन क्या करेंगे? सही करेंगे। ऐसे अतिथि देवता के समान होता है इसका अर्थ होगा, लेकिन यहाँ पर बी वाला ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? सही करेंगे। अगला नंबर सवाल है, 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। विद्या शब्द का सही विशेषण रूप क्या है? विद्या शब्द का सही विशेषण रूप क्या हो जाएगा? विद्या का क्या हो जाएगा? विशेषण में विद्वान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। जो दूसरों का भला चाहता हो, जो दूसरों का भला चाहता हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो दूसरों का भला चाहता हो उसके लिए सही शब्द होगा परोपकारी। क्या हो जाएगा? परोपकारी हो जाएगा। जो दूसरों का भला चाहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परोपकारी बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो दूसरों का भला चाहता है उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलते हैं? परोपकारी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 10 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा वाक्य में कौन सा कलता है? राम ने रावण को मारा वाक्य में कौन सा कलता है? राम ने रावण को मारा वाक्य में कौन सा कलता है? तो याद रखिएगा, राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम ने रावण को मारा। राम ने तो कर्ता ने, जैसे में ये आपको विभक्ति याद करना पड़ता है। जैसे में कर्ता ने कर्म को, ये विभक्ति होता है कारक का, जो कि आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कर्ता कौन होता हो जाएगा? तो राम हो जाएगा। राम ने तो राम कर्ता यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, 11 नंबर आपका सवाल है। अध अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत जाए का भावार्थ क्या है? अध जल गगरी छलकत जाए, इसका भावार्थ क्या है? याद रखिएगा, इसका जो भावार्थ आपका हो जाएगा, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। ये बिल्कुल सही बात है। कम ज्ञान वाला बहुत अधिक दिखावा करता है। जिसको कम ज्ञान है वो बहुत अधिक दिखावा करेगा। ठीक है, अधिक मतलब अधगर गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। ठीक है, आगे चलिए। 12 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सूर्य का कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा। सूर्य का कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय से आपके एग्जाम में एक दो सवाल बनता है। अनुसर्ग और उपसर्ग और प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग का मतलब है शब्द के आगे लगने वाला शब्द होता है, और प्रत्यय का मतलब होता है शब्द के पीछे लगने वाला। तो अनु प्लस में इसका शासन हो जाएगा अनुशासन। तो अनु इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अनु इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और शासन क्या हो जाएगा? शासन कोई बता सकता है? शासन क्या हो जाएगा? शासन आपका प्रत्यय हो जाएगा। शासन आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अनु आपका उपसर्ग हो जाएगा और शासन क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 14 नंबर आपका सवाल है कि असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आप
आपके लिए ये सवाल है कि असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कमेंट में बताएंगे असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है अ प्लस में सफल। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग। अगर प्रत्यय की बात इस क्वेश्चन में हम लोग करें तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो सफल हो जाएगा। प्रत्यय इसमें कौन सा हो जाएगा? सफल। प्रत्यय आपका कौन सा हो जाएगा? सफल। और इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं? जो जीता ना जा सके उससे हम लोग अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं? अजेय कहते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। दया शब्द का विलोम क्या होगा? दया शब्द का विलोम क्या होगा? दया का उल्टा क्या होगा? दया मतलब प्रेम करना, करुणा करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? निर्दयता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्दयता। यानी कोई भी उसमें दया नहीं है, निर्दयता हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दया शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्दयता हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर आपका सवाल है चार चांद लगाना। चार चांद लगाना का अर्थ क्या है? चार चांद लगाना का अर्थ क्या है? याद रखिएगा। चार चांद लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। जब आपका भी नौकरी लग जाएगा तो आप भी चार चांद लगा दोगे, आप भी शोभा को बढ़ाओगे। ठीक है। चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। ठीक है, आगे चलिए। 18 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। जो सब जगह विद्वान हो, जो सब जगह विद्वान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब जगह विद्वान हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है कि परोपकार शब्द में संधि कौन सा? परोपकार शब्द में संधि कौन सा है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। परोपकार शब्द में कौन सा संधि है? तो परोपकार में स्वर संधि। कौन सा संधि है? स्वर संधि है, याद रखिएगा। 20 नंबर आपका सवाल है और आज का आखिरी सवाल है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में आपका कौन सा काल है? तो याद रखिएगा, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है मतलब जाता है मतलब रोजाना जाता है। वर्तमान काल, वर्तमान काल कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है ना, एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे जय हिंद। क्या कमेंट कर देंगे? जय हिंद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।